नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। जिस तरह से राजीव रंजन या जिस नाम से उनको जाना जाता है लल्लन सिंह और संजय झा, दोनों जनता दल यू के नेता हैं। राजीव रंजन केंद्रीय मंत्री हैं। जिस तरह से इन दोनों नेताओं की सक्रियता दिखाई दे रही है, विशेष रूप से बीजेपी की तरफ बढ़ती नज़दीकियाँ, न केवल पॉलिटिकल नज़दीकियाँ बल्कि आइडियोलॉजिकल नज़दीकियाँ, उससे लगता है कि ये दोनों नेता एक एजेंडे के तहत, और वो एजेंडा है जनता दल यू का भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्जर। इस तरह के कयास और इस तरह की बातें न केवल बिहार में बल्कि दिल्ली में भी लगाए जा रहे हैं कि जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारे प्रश्न किए जा रहे हैं। और उनके स्वास्थ्य को लेकर के प्रश्न हैं, सारी चीज़ें जो निकल कर के आ रही हैं उससे यही साफ होता है कि वो हेल्थ के हिसाब से इस स्थिति में नहीं है कि बहुत सारे निर्णयों को वो कर पाएँ। और एक समझौते के तहत और एक जो पुराना समझौता है जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का, उसके तहत वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं और मुख्यमंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन ये लगभग एक तरह से स्थिति बनती जा रही है कि आज नहीं तो कल दोनों दल मर्ज हो सकते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से ख्वाहिश रही है कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री हो, तो क्या ये उसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और अगर जो इंडिकेशंस हैं या जो इस तरह की बातें हो रही हैं, उससे ये लग रहा है कि कुछ बिहार में बड़ा होने वाला है। और उस बिहार में बड़ा होने वाले में ये एक बड़ी वो है, उसका एक और कारण है मुझे जो लग रहा है, या मुझे मेरे अलावा बहुत सारे और लोगों को जो है, कि नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है जो जनता दल यू को एक रख पाए, संगठित रख पाए और वैसी ही धमक हनक बना करके रखे। इसलिए इन सबको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये आज नहीं तो कल होगा। और संजय झा जो राज्यसभा के सदस्य हैं और लल्लन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उससे ये लग रहा है उनकी गतिविधियों से कि ऐसा है। और भाजपा के भी बहुत सारे नेता के बॉडी लैंग्वेज या उनकी बातचीत से इसी तरह का कुछ मामला होता हुआ दिख रहा है। आज दूसरा मामला है जो लंबे समय से चल रहा है, वो है पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे की किताब को लेकर के। अब उसमें एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो पेंगुइन रैंडम हाउस है, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उस स्टेटमेंट के हिसाब से जो जनरल नरवणे की किताब है वो अभी प्रकाशित नहीं हुई है। और ये जो मतलब अभी पब्लिकेशन में नहीं गई हैं। और जो भी किताबें हैं, जो भी किताबें दिख रही हैं, चाहे वो प्रिंट में हो या डिजिटल फॉर्म में है, इनको वो उपलब्ध नहीं है कंजम्पशन के लिए। अब इसमें मामला ये तब ज़्यादा तूल पकड़ा जब इस मामले को लेकर के एफआईआर कर दिया गया है। इसलिए कि एफआईआर इसलिए किया गया है कि ये मामला अभी भी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है, वहाँ पर इस किताब को वेट किया जाना है। अब इसमें निश्चित तौर पर जो भूमिका पब्लिशर की है वो बहुत संदेहास्पद है। वो इसलिए भूमिका संदेहास्पद है कि जो किताबें सर्कुलेशन में या जो पीडीएफ सर्कुलेशन में है, उसमें वाटर मार्क पर लिखा हुआ है कॉपीराइट एट पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, नॉट फॉर सर्कुलेशन। और उसके बाद भी ये सर्कुलेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के बात इस तरह की निकल करके आ रही है कि जो पब्लिशर है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। और ये सीरियस न केवल सिक्योरिटी थ्रेट है, बल्कि ये इसका लीक होना हर दृष्टि से उचित नहीं है। हालांकि इस मामले में
क्या भूमिका जनरल नरवणे की है उसको लेकर के कोई बात न करना है न करना चाहिए, लेकिन कम से कम जो रैंडम हाउस की भूमिका है वो संदिग्ध लग रही है। और इस मामले में अभी और भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी जिसको वो होगा, और इसमें किसी भी तरह से जो है वो किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिलेगा, इसलिए कि जो स्पोक्स पर्सन हैं MOD के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस किताब पर अभी भी कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया है। तो ये जो एक मामला है वो एक बड़ा डेवलपमेंट है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस तरह से बिहार में उसके बाद महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी जिसके अध्यक्ष हैं, लोकसभा सदस्य हैं हैदराबाद से, उनकी पार्टी ने सफलता हासिल की है। बिहार विधानसभा में 5 सीटें उन्होंने जीती हैं और लगभग 125 काउंसिलर्स की सीटें उन्होंने महाराष्ट्र में जीती हैं। कुछ जगहों पर तो वो 20-21 के आसपास जीती है। नवी मुंबई जिसको बृहन मुंबई कॉरपोरेशन कहा जाता है, पिछले चुनाव में उनके पास 2 सीटें थी, इस बार वो 8 सीटें जीत करके आई और उनकी एक पार्षद ने विवादित बयान भी दिया था। हालांकि विवादित बयान अभी अकबरुद्दीन ओवैसी भी दे रहे हैं। वो सीधे चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं योगी को कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, योगी के राज्य में आएंगे, वहाँ अपना झंडा गाड़ेंगे जैसे बाकी सब जगहों पर उन्होंने अपना झंडा गाड़ा है। ये बातें हो रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में लगभग 19.5% के आसपास मुसलमान हैं, तो वो कहाँ पर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और उसका अकेले लड़ेंगे या अलायंस के साथ लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। अलायंस के साथ लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए कि मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है। लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करते हैं तो निश्चित तौर पर मुसलमान एक साथ वोट करेगा। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वोट का बंटवारा होगा और उस स्थिति में भाजपा को फायदा होगा। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में जो मुसलमान जो है वो एकमुश्त ही वोट करता है, एक तरफ ही वोट करता है। अगर वो अलायंस में है तो अलायंस के साथ वोट करेगा, नहीं तो उसको वोट करेगा जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट जीत रही है या मुस्लिम पार्टी जीत रही है। उसका साफ सा उदाहरण है मालेगांव, जो अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुआ है, उसमें ISLAM करके एक पार्टी बनाई गई है, बनाई थी, जिसने मालेगांव में जिसकी मेयर बनी है, तो उसने अपना एक वो बनाया है, उसके पार्टी बनाया था और उसकी पार्टी के लोग जीत गए। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि मुस्लिम एकमुश्त वोट करता है, लेकिन अगर वो अलग अलग लड़ेंगे तो कहीं कहीं बंटवारा हो सकता है। अब ये एक स्थिति बनती हुई उत्तर प्रदेश में दिख रही है। अभी चुनाव अगले साल हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। एक और महत्वपूर्ण मसला है जिसको लेकर के जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, जनता दल कांग्रेस हो, RJD हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या और जितने भी, चाहे वो INDIA के सभी पार्टनर्स हों, वो हमलावर हो गए हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पर और उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं, मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर। उनको इन पार्टियों का दावा है कि जो ओम बिरला या स्पीकर ओम बिरला हैं, उनका व्यवहार पक्षपात पूर्ण है और इसको लेकर के वो बहुत सारी बात कर रहे हैं। कुछ अभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये दावा भी किया था कि वो लोग उनके चेंबर में मिलने गए थे, उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाएगा, जिसको सीधे तौर पर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू ने बताया। चूँकि झूठ जो है वो असंसदीय भाषा है, इसलिए उन्होंने ये बोला कि जो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं वो 100% सत्य नहीं है।
मतलब ये कि वो झूठ नहीं बोलना चाह रहे थे, वो असत्य कहना चाह रहे थे, तो ये इस तरह की है। लेकिन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी हो रही है नेता प्रतिपक्ष पर। निश्चित तौर पर इसका सिर्फ एक मैसेजिंग होगी, इसलिए कि जो बहुमत है वो उनके पक्ष में नहीं है और वो नेता वो स्पीकर को हटा नहीं सकते हैं। लेकिन ये एक डिसरप्टिव जो स्कीम है INDA का या विपक्ष का, उसी का हिस्सा नज़र आता है। लेकिन ये जो एग्रेशन है ये लगातार जारी है और ये पार्लियामेंट पर कोई बहस नहीं होने देना चाह रहा है। और इस मामले में कई बार विपक्ष एकजुट दिखता है, हालांकि बहुत सारे मामले में विपक्ष एक साथ नज़र नहीं आता है। इस पर हम आगे भी देखते रहेंगे कि विपक्ष क्या करता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।